हेलो फ्रेंड्स, सोशियोलॉजी के सुपर एमसीक्यू सीरीज़ नंबर 24 में आपका स्वागत है। ये एमसीक्यूज़ यूजीसी नेट जेआरएफ असिस्टेंट प्रोफेसर पीजीटी जीडीसी जीटीपीएसबी यूपीएससी एवं अन्य समाजशास्त्र की परीक्षाओं के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ओके, तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि जब हम एक परिवार को एक समूह के रूप में लेते हैं तो उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम समिति कहेंगे। देखिए, समूह के रूप में लेते हैं कि इसमें जो लोग जितने लोग हैं परिवार में उसको व्यक्तियों के समूह के रूप में जब देखते हैं तो ये क्या हो गया? ये समिति हो गया। ठीक है, इसमें माता है, पिता हैं, बच्चे हैं, ठीक है, दादाजी हैं, चाचा जी हैं, सबका ये जो समूह बन गया ये क्या हो गया? समिति की तरह कार्य करता है, तो इसको हम समिति कहेंगे। फिर है परिवार एक शोषणकारी समाज में वैचारिक अनुकूलन का कार्य करती है। ये कथन है, देखिए एंजिल्स का है। ठीक है, ये गलत हो गया है टाइपिंग, ये एंजिल्स का कथन है। फिर अगला प्रश्न है कि मैकायर एवं पेज ने समिति के कितने प्रकार बताए? तो इन्होंने समिति के 2 प्रकार बताए। ठीक है, फिर देखिए अनुसंधान संस्थान किसका उदाहरण है? तो तकनीकी हित का उदाहरण है। ठीक है, कैसे? तो देखिए अनुसंधान संस्थान का मतलब होता है कि एक विशेष पर्टिकुलर एरिया होता है, उस एरिया में केवल एक वस्तु से संबंधित चीज़ें खोजी जाती हैं, अध्ययन किया जाता है, गहराई से विश्लेषण किया जाता है। ठीक है, जैसे यदि शिमला में आलू का अनुसंधान संस्थान है, ठीक है, तो क्या होगा? वहाँ हम अलग अलग आलू से संबंधित लैब भी होगी वहाँ पे। ठीक है, और वहाँ पे नर्सरी भी होगी जहाँ पे आलू को उगाया जाता है। उसको अंकुरित होने पर क्या होता है, उसमें अलग अलग चीज़ें प्रयोग की जाती हैं। ठीक है, तो विज्ञान का प्रयोग करके हम आलू के साइज को कैसे बड़ा करें, ठीक है, उसके रंग को कैसे हम अलग कर सकते हैं, उसके स्वाद को कैसे बदल सकते हैं, ठीक है, उसको शुगर फ्री कैसे बनाएं। तो ये सारी चीज़ें जो तकनीकी जब उसमें हम यूज़ करते हैं किसी वस्तु में, तो वो अनुसंधान संस्थान होता है। यानी अनुसंधान संस्थान तकनीकी हित से संबंधित है, याद रखिएगा। यहाँ शैक्षणिक हित, आर्थिक हित या राजनीतिक हित नहीं, बल्कि तकनीकी हित होता है। ठीक है, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग चीज़ों के अनुसंधान संस्थान होते हैं, तो हम वहाँ क्या करते हैं? विज्ञान का प्रयोग करके, अलग अलग टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके उस वस्तु को और भी अच्छा उत्कृष्ट बनाने का प्रयास करते हैं कि अलग अलग ढंग से कैसे उस वस्तु को बनाया जाए। फिर देखिए बीज क्षेत्रीकरण की अवधारणा किसकी है? डी हार्वे। ठीक है, तो ये फैक्ट है, इसको अच्छे से याद रखिएगा। फिर देखिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि सिद्धांत निर्माण की प्रक्रिया कहाँ से प्रारंभ होती है? तो ये अवधारणा से प्रारंभ होती है। ठीक है, तो बहुत से बच्चे इसमें विचार लगा देते हैं। ठीक है, तो ये विचार नहीं होगा, क्योंकि विचार तो हमारे मस्तिष्क में दिन में बहुत से आते हैं। ठीक है, हमने सुबह कुछ और विचार किया, दोपहर में कुछ और विचार किया, ठीक है, अचानक से कोई और विचार आया चला गया। तो विचार हमारे दिमाग में बहुत आते रहते हैं। ये विचार जो है सिद्धांत नहीं बन जाती जब तक विचार एक अवधारणा ना बन जाए। ठीक है, यानी विचार को बहुत से लोग फॉलो करने लगे, समाज में उसको मान्यता प्राप्त हो जाए, वो क्या हो गया? वो अवधारणा बन गई। तो उसी से सिद्धांत निर्माण की प्रक्रिया प्रारंभ होती है, कभी भी विचार से नहीं होती, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, राज्य सामाजिक संगठन के रूप में व्यापारिक कंपनी या क्लब की भांति ही है, क्या है? देखिए कंपनी और क्लब ये दोनों क्या है? संस्था नहीं है, समूह नहीं है, समुदाय नहीं है, ये क्या है? समिति है। ठीक है, तो जब इसकी भांति की बात की जा रही है तो यहाँ पे राज्य को भी समिति मान लिया जाएगा। ठीक है, तो राज्य क्या है? सामाजिक संगठन के रूप में कंपनी और क्लब की ही भांति क्या है? एक समिति है। ठीक है, फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है कि संस्थाएं समिति का आवश्यक आधार हैं, अतः संस्था अमूर्त है और कार्यविधियां क्या है? ये भी अमूर्त है। ठीक है, यहाँ कुछ बच्चे मूर्त लगा देंगे, क्योंकि यहाँ पे अमूर्त है तो यहाँ अगला मूर्त ही होगा, ये सोचते हैं वो। लेकिन यहाँ पे क्या होगा? अमूर्त होगा, क्योंकि संस्था अमूर्त होती है और उसकी कार्यविधि जो होती है वो भी अमूर्त होती है। ठीक है, संस्था जो है वो कार्यप्रणाली और विधियों की ही व्यवस्था है। ठीक है, संस्था का कोई अलग से रूप रंग नहीं होता, तो संस्था भी अमूर्त है, उसकी जो कार्यप्रणाली है वो भी अमूर्त है। ठीक है, क्योंकि संस्था का मतलब ही कार्यप्रणालियाँ होता है। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है, जॉर्ज सिमेल का एक कथन है, जॉर्ज सिमेल का जो सिद्धांत है एकक, द्वैत और त्रैत के रूप में उन्होंने जो समूहों का वर्गीकरण किया है वो किस पर आधारित है? समूह के आकार पर आधारित है। ठीक है, जैसे एक व्यक्ति का समूह हो गया, उसके मस्तिष्क में क्या चीज़ें चल रही हैं समाज के प्रति, लोगों के प्रति, वो एकल हो गया। ठीक है, द्वैत हो गया जब दो लोग इंटरेक्शन करते हैं, कोई आपसे मिलने आ गया, आप उससे बातें कर रहे हैं, तो द्वैत हो गया। त्रैत के रूप में क्या होता है कि दो लोग इंटरेक्शन करते हैं, तीसरा व्यक्ति उसको ऑब्जर्व करता है। ठीक है, या फिर तीसरा व्यक्ति जज करता है उनकी बातों को। जैसे दो लोग के झगड़े में तीसरों को यदि हम जज को रूप में खड़ा कर दें कि आपको ये जज करना है कि हाँ हम में से कौन गलत है, तो ये त्रैत के रूप में हो गया। ठीक है, तो ये समूह उन्होंने आकार के आधार पर किया है। ठीक है, एकल में एक व्यक्ति होगा, द्वैत में 2 व्यक्ति होगा, त्रैत में 3 व्यक्ति होगा। ठीक है, तो इसका आधार आकार है।
फिर क्वेश्चन नंबर 10 है कि किसने जाति को समुदाय माना है क्योंकि ये धीरे धीरे विकसित हुई है। तो ये मैकआइवर पेज है, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि इन्होंने देखिए जाति को केवल इस आधार पर ही समुदाय माना है कि जाति में धीरे धीरे विकास हुआ है वैसे ही जैसे समुदाय में हुआ है, ठीक है, क्योंकि जाति में बहुत सी ऐसी विशेषताएं होती है समुदाय की जो नहीं पाई जाती। जैसे जाति में कोई निश्चित भौगोलिक क्षेत्र नहीं पाया जाता, ठीक है, तो इसीलिए उन्होंने जाति को समुदाय माना है और बाकी लोगों ने समुदाय नहीं माना है, ठीक है। तो इन्होंने एक तर्क दिया है कि जाति समुदाय इसलिए है क्योंकि ये धीरे धीरे विकसित हुई है। ओके फ्रेंड्स, तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे कंटेंट अच्छे लगते हैं आपको तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे ही कंटेंट आपको मिलने वाले हैं बहुत ही अच्छे अच्छे और पूरा कोर्स कंप्लीट होगा। ओके, तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।